और बात करते हैं बड़ी खबर की। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कृष्ण जन्मभूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। हरनाथ सिंह ने कहा है मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल करना चाहिए। हरनाथ सिंह की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जबरन कब्जे को छोड़ देना चाहिए। मेरा मत है कि एकदम मस्जिद को हटा देना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि एकदम से मुक्त होनी चाहिए। बड़ी बातें, बड़ा बयान हरनाथ सिंह की तरफ से, जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पर जबरन कब्जे की बात कही है। मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल करना चाहिए, जबरन कब्जे को छोड़ देना चाहिए। मेरा मत है कि एकदम से मस्जिद को हटा देना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि एकदम से मुक्त होनी चाहिए। ये बड़ी बातें, बड़ा बयान सांसद हरनाथ सिंह की तरफ से। तो हरनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। उन्होंने कहा है कि इस पर जबरन कब्जा किया गया था। अब वक्त आ गया है कि जब कब्जा हटा दिया जाए। मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हरनाथ सिंह ने यह भी कहा जबरन कब्जे को छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मत है कि एकदम से मस्जिद को हटा देना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि एकदम से मुक्त होनी चाहिए। आपको बता दें कि कल ही मथुरा के एक याचिकाकर्ता ने मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। उस याचिका में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ है वो हट जाना चाहिए और वहां जो जमीन है वो श्री कृष्ण विराजमान को मिल जानी चाहिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण के दौरान ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह जी हैं। सर, ये बताइए, उधर अयोध्या मंदिर निर्माण कार्य शुरू है और ऐसे में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, भगवान कृष्ण की जहाँ पर जन्मभूमि है वो सभी ये जानते हैं कि आदि कृष्ण जन्मभूमि पर बलात् रूप से और कब्ज़ा किया गया था और भगवान कृष्ण इस देश की मिट्टी के कण कण में समाये हुए हैं और देश के अंदर ही नहीं तो दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण की ये बड़ी भारी मान्यता है। इसलिए मेरा ये दृष्टिकोण है कि मुस्लिम भाइयों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और क्या नाम है, कृष्ण जन्मभूमि पर जो बलात् रूप से कब्ज़ा किया हुआ है उसे उन्हें छोड़ देना चाहिए, स्वयं अपनी ओर से देना चाहिए। यानी कि जो वहाँ मस्जिद बनी हुई है उसको हटा देना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? एकदम मस्जिद को हटा देना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। आप पहले दिन सत्र में गए थे, तब भी आपने एक संदेश देने की कोशिश की थी, ग्रीन पटका और उसमें श्री कृष्ण, तो क्या आप उस दौरान यही संदेश देना चाह रहे थे? हाँ, मैं बिल्कुल यही संदेश देना चाहता। तो मैं एकदम स्पष्ट हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरी तरीके से मुक्त होने चाहिए। दुनिया के क्या नाम है अंदर जो है लोग चाहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि के वहाँ पर जो है पूरा मंदिर बनना चाहिए और ये एक आस्था का सवाल है। तो मुस्लिम भाइयों को भी अपना दिल चौड़ा करते हुए और ये मानते हुए कि भाई क्या नाम है, इस्लाम में वैसे ही ये कहा जाता है कि जबरिया ली हुई भूमि पर यदि कोई मस्जिद बनाई जाती है तो उस स्थान पर इबादत जो है खुदा स्वीकार नहीं करता है। तो मुसलमानों को खुद जो है सुपुर्द कर देना चाहिए। और मैनपुरी से हमारे संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, और क्या कुछ कहा सांसद हरनाथ सिंह ने? उनसे ये पूछा गया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के दौरान ही जब कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उसमें भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर स्वामित्व की बात की गई है और ईदगाह की जो मस्जिद है उसको हटाने की बात याचिका में कही गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मेरा स्पष्ट मत ये है कि पूरी देश और दुनिया ये चाहती है कि वहां पर जो है मंदिर है, मंदिर का अच्छा निर्माण होना चाहिए और जो मस्जिद है उसको हटा देना चाहिए। उनसे मेरे द्वारा फिर ये पूछा गया कि आप चाहते हैं कि मस्जिद को हटा देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको बड़ा दिल करके उस मस्जिद को हटा देना चाहिए और बलात् रूप से जो कृष्ण भूमि की जमीन को कब्जा किया गया था
उसको स्वेच्छा से हमारे मुस्लिम भाई छोड़ दे तो ज्यादा ठीक होगा। यानी कि वो पहले दिन से ही इस बात को कह रहे हैं। आपको शायद याद, उस सत्र के पहले दिन ही राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह गले में ग्रीन कलर का पटका और उस पर जय श्री कृष्ण लिखा हुआ था, और उसी दिन अयोध्या को लेकर निर्णय आया था। तो यानी कि उन्होंने साफ संदेश उसी दिन दे दिया था, और आज भी इस बात को स्पष्ट किया है कि मैंने पहले दिन ही संदेश इस बात का दिया था। और उनके बयान निश्चित रूप से ये में माना जाएगा कि कल ही याचिका दायर की गई और कल सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है। और ऐसे में माफ कीजिएगा, हरनाथ सिंह का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत पहुंच चुका है। मथुरा की अदालत में एक याचिका दाखिल कर 13.37 एकड़ कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक वापस मांगा गया है। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मथुरा कोर्ट के वकील रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि परिसर में शाही ईदगाह हटाने की मांग की गई है। 13.27 एकड़ पर कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व की मांग की गई है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। उद्देश्य ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म है, और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संविधान में मिले अधिकार के तहत याचिका दायर की गई है। संविधान प्रदत्त उसी अधिकार का उपयोग करते हुए रंजना अग्निहोत्री और उनके साथियों ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए वाद दायर किया है। मुस्लिम धर्मगुरु सूफिया निजामी ने कहा है कि जो लोग मथुरा मुद्दे को उठा रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। उन्होंने लोगों को इस तरह की सियासत छोड़कर मुल्क के भले के लिए काम करने की नसीहत दी। कहीं न कहीं जो लोग अपनी झूठी सियासत को चमकाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशू को न छेड़कर बल्कि कौम की और मुल्क की तामीर और तरक्की की बात करें। योगी सरकार का माफिया और बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। पश्चिमी यूपी में कुख्यात सुनील राठी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सुनील राठी के पैतृक गांव टिकरी पहुंचकर 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क की है। इस दौरान 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। सुनील राठी पर हत्या, लूट, रंगदारी की 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुनील राठी पर बागपत जेल के अंदर डॉक्टर डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या का भी आरोप है, और अब सुनील राठी पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। और बागपत से हमारे संवाददाता शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए अमित, बागपत के में जो है पश्चिम यूपी के कुख्यात बदमाश सुनील राठी पर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, और पुलिस ने कुख्यात सुनील राठी की 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। 6 थानों की पुलिस कई सीओ मौके पर पहुंचे हैं और कुर्की की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आरोप है कि सुनील राठी ने ये जो तमाम संपत्ति है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, ये क्राइम के बाद अर्जित की थी। एसपी बागपत के निर्देशन में पुलिस जो है लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। आज उसी कड़ी में जो है सुनील राठी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सुनील राठी की अगर हम बात करें, सुनील राठी पर 30 से ज़्यादा जो है आपराधिक मुकदमे हैं। लूट, हत्या, रंगदारी वसूलना इनका काम है। बागपत, यूपी, मेरठ, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में जो है इनका गैंग चलता है। सुनील राठी फिलहाल जो है तिहाड़ जेल में बंद है। आज एसपी बागपत ने इस कुर्की की जानकारी दी है। जी, क्या ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी? कुछ और संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जिनको कुर्क किया जाए या फिर ध्वस्त किया जाए? आप बने रहे शहजाद हमारे साथ। अभिषेक सिंह एएसपी जुड़ चुके हैं बागपत के इस वक्त हमारे साथ। अभिषेक जी, क्या है जानकारी कार्रवाई के बारे में? ये हमने यहाँ पर एक अभियान चला रखा है जिसमें जनपद बागपत के जो टॉप बदमाश चिन्हित हैं, कुख्यात माफिया है, उन सब की जो अवैध अर्जित संपत्ति है उनको चिन्हांकित करके उनकी कुर्की कराई जा रही है। इसी क्रम में आज सुनील राठी की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क कराई जाए। इसमें 3 मकान और 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल है। इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि सुनील राठी का नाम भी अभी रिसेंटली यहाँ पर 2 हत्याओं में आया था, जिसमें हमने उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया है और उसमें हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। इसके पूरे गैंग के जो मेंबरान हैं, जो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक हैं, उन सब का चिन्हांकन किया जा रहा है। उन सबकी संपत्तियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। अभिषेक जी, हम देख रहे हैं कि जितने भी कुख्यात हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार चलती जा रही है। तो क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई होगी? कुछ और संपत्तियों को आपने चिन्हित किया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको कुर्क किया जाए या फिर ध्वस्त किया जाए? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो
यहाँ के बड़े माफिया हैं जो हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में और जो एक्सटॉर्शन करते हैं यहाँ पर, उन सबको अलग से चिन्हित कर लिया गया है। और अब इसी माह के अंतर्गत हमारा लक्ष्य ये है कि टॉप 10 अपराधी जो भी हैं उन सबकी संपत्तियां कुर्क करा ली जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। शहजाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और एक बड़ी खबर मथुरा से है। पानी में बिजली घर डूब गया है। पिछले 1.5 महीने से पानी में डूबा हुआ है बिजली घर। हर बरसात में ऐसे ही जलभराव हो जाता है। फिर भी अधिकारियों ने डूब क्षेत्र में इसका निर्माण करवाया। बिजली घर अधिकारियों ने विभागीय मंत्री को गुमराह किया। पास बने दूसरे स्टेशन का निरीक्षण करवाया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मथुरा से आई हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा बिजली घर पानी में डूब गया है। पिछले 1.5 महीने से पानी में इसी तरह से बिजली घर डूबा हुआ है। हर बरसात में ऐसे ही यहाँ पर हालात पैदा हो जाते हैं। और जानकारी ये भी है कि अधिकारियों को ये सब कुछ पता था कि ये डूब क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ पर बिजली घर का निर्माण करवाया गया। विभागीय मंत्री को भी इससे गुमराह किया गया, उनको सही जानकारी नहीं दी गई। दिनों से 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है। कितना पानी भर रहा है ये? करीब 1.5-2 फुट है। 2 फुट पानी। क्या आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से, बिजली विभाग के अधिकारियों से नहीं? जी को पता है, को पता है। तो आप काम कैसे करने आते हैं फिर यहाँ पर? पानी में करते हैं, पानी में ब्रेकर चार्ज करते हैं, पानी में सब कुछ ट्रांसफर वगैरह। और मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये कोसी में जो नंदगांव रोड है उस पर ये 33 kVA का विद्युत सब स्टेशन बना है। और ये स्टेशन महज 3-4 महीने पूर्व ही बनकर खड़ा हुआ है। और उसके बाद पिछले 1.5 महीने से इसके ये हालात हैं बिजली घर के, कि आप देख सकते हैं कि पूरा बिजली घर पानी में डूबा हुआ है। साथ ही जो आसपास की सड़कें हैं वो भी पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। इस पानी में से लोगों को जाना पड़ता है, कर्मचारियों को जाना पड़ता है और उसके बाद वो लोगों को विद्युत सप्लाई कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से इस बिजली घर का निर्माण किया गया है वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अधिकारियों को पता था कि ये जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र है और करोड़ों की लागत अधिकारियों ने जानबूझकर इस मामले में और इस बिजली घर में यहाँ पर जो है वो लगा दी है। और उसके बाद करोड़ों रुपए का जो सरकार को है वो चूना लगाया है। अब ये सारा मामला सामने आने के बाद कल जब मंत्रियों ने निरीक्षण किया था, कोसी क्षेत्र में निरीक्षण किया था ऊर्जा मंत्री ने, तो जो अधिकारी थे उन्होंने इस बिजली घर के साथ साथ जो दूसरा बिजली घर है जिसमें कम पानी था उसका निरीक्षण कराया है। इस मामले में हमारी मंत्री से बात हुई है। ऊर्जा मंत्री ने उन्होंने कहा है कि इस मामले की भी संज्ञान उनके मामले में आपके द्वारा लाया गया है। न्यूज़ 18 के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है और इस पर एक जो है जांच कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद जो भी अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने लोगों के साथ साथ सभी तरह के कारोबार को प्रभावित किया है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर को, जो रोजगार का करीब 88% हिस्सा है। मैकेनिक कम्युनिटी इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वालों में से एक है। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा। लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. इस पहल को
मनोरंजन और फिल्म जगत की ओर से भरपूर समर्थन मिला है। कैस्ट्रॉल और नेटवर्क 18 आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता है कि एक प्रतिज्ञा लेकर आप प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन को अपना समर्थन दें। ये एक पहल है ताकि ये मैकेनिक्स जो हमारे जीवन के लिए इतने ज़रूरी हैं, इन्हें हम अपना समर्थन दे सकें और ये अपने तकनीकी ज्ञान को, अपने कौशल को और उभार सकें ताकि आने वाले समय में आपकी बेहतर सेवा कर सकें, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें। जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण को हरी झंडी मिलने के बाद तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ग्रेटर नोएडा पहुंचकर प्रस्तावित फिल्म सिटी की जमीन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को नजदीक से परखा और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ और ओएसडी भी मौजूद थे। नोएडा में एशिया की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन फिल्म सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य में जुट गई है और देखा जाए तो आज यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में जहां फिल्म सिटी डेवलप होनी है, वहां पर एशियस होम अवनीश अवस्थी सुबह पहुंचे हुए थे। रविवार का दिन में सुबह पहुंचे हुए थे और यहां पे अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, जहां पे यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जितनी भी औपचारिकताएं हैं उन्हें जल्द पूरी कर ली जाए और लगातार जो उनकी सोच है, मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर तेजी से कार्य किया जाए। आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय एक्सप्रेसवे पे आप देख सकते हैं कि यमुना प्राधिकरण का होर्डिंग लग गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सीधे तौर पे लिखा है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रपोज साइट फिल्म सिटी। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही सेक्टर 21 का वह क्षेत्र है जहाँ पे 1000 एकड़ में फिल्म सिटी डेवलप की जाएगी। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।